यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स 2025 का मॉडल पेपर है जो आपके 4 मार्च एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर को मैंने पूरा जैसा ही हूबहू आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आने वाले हैं वैसे ही मैंने इनके सभी आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। तो बच्चों, यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि 3 घंटा 15 मिनट आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये सारी बातें आपको पता है, मैं हर मॉडल पेपर में बताता हूँ। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनको 50 शब्दों में आप लिखना है, आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न संख्या 19 से 25 लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 25 से 27 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 300 शब्दों में देना है। तो सभी लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना और सारे प्रश्नों के उत्तर याद कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। और अगर आपने ये पूरा पेपर अच्छे से हल इसका देख लिया, पढ़ लिया, याद कर लिया, 95 प्लस मार्क्स यहाँ पे आप स्कोर ज़रूर करेंगे, इससे कम नहीं करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग पूरे मॉडल पेपर को ध्यान से देखेंगे और उत्तर सारे रट लेंगे, याद कर लेंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पे बच्चों हैं, पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1, कुल आगम रेवेन्यू और कुल लागत कॉस्ट के बीच का अंतर दिखाता है। ठीक है, कुल आगम रेवेन्यू और कुल लागत कॉस्ट के बीच का अंतर क्या दिखाता है? क्या लाभ दिखाता है, हानि दिखाता है, लाभ या हानि, या फिर कर की मात्रा? तो ये लाभ दिखाता है, यानी कुल आगम और कुल लागत के बीच का अंतर लाभ होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, परिवार की आय किस चर का उदाहरण है? तो परिवार की आय प्रवाह चर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा मौद्रिक साधन प्रयोग किया जाता है? बैंक दर में वृद्धि, करों में वृद्धि, सरकारी व्यय में वृद्धि, सब्सिडी बढ़ाना। तो बैंक दर में वृद्धि, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो बच्चों अगला प्रश्न है, यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति घटती है तो गुणक का मूल्य बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा? इतना घटेगा जितना एमपीएस घटेगा, बिल्कुल घटेगा। यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति घटती है तो गुणक का मूल्य घटेगा। अगला प्रश्न है पांचवा, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार से संबंधित अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर खा सही होगा, जीएसटी। छठा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, सीमांत उत्पादन, जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन किस दर से बढ़ता है? बढ़ती हुई दर से, स्थिर दर से, घटती हुई दर से, इसमें से कोई नहीं, तो बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। फिर बच्चों यहाँ पे आपका आता है सातवां प्रश्न, अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो मार्शल ने लिखा है। ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। जीएसटी एक कर है, तो जीएसटी कैसा कर है बच्चों? आय कर है, आय पर है, वस्तुओं एवं सेवाओं पर है, बचत पर है, इनमें से सभी। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा खा, वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर है। प्रभावी मांग की संकल्पना किसने दी थी? तो प्रभावी मांग की संकल्पना कीन्स ने दी थी। ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। फिर बच्चों अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में वित्त मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है या वित्त मंत्री कौन है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निर्मला सीतारमण। फिर आ जाइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। तो पहला प्रश्न है बच्चों, मांग को परिभाषित कीजिए। 50 शब्दों में हमें मांग को परिभाषित करना है। उत्तर क्या है भाई? उत्तर है, मांग किसी वस्तु या सेवा की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता किसी निश्चित समय अवधि में विभिन्न मूल्यों पर क्रय करने के लिए इच्छुक है एवं सक्षम होता है। यह आय, पसंद नापसंद, जनसंख्या, प्रतिस्थापन, वस्तुओं के मूल्य आदि कारकों पर निर्भर करती है और आर्थिक सिद्धांतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर 12वां प्रश्न आता है बच्चों, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, राष्ट्रीय आय किसी देश में एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। यह देश की आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है और इसे विभिन्न विधियों जैसे उत्पादन, आय, व्यय विधि से मापा जाता है। फिर बच्चों 13वां प्रश्न है यहाँ पे, उच्च शक्तिशाली
मुद्रा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है उच्च शक्तिशाली मुद्रा। हाई पावर्ड मनी में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई मुद्रा, वाणिज्यिक बैंकों के पास रखे गए आरक्षित धन और सार्वजनिक धारित नकदी शामिल होती है। इसे मौद्रिक आधार भी कहा जाता है क्योंकि यह बैंकिंग प्रणाली में धन सृजन की क्षमता को प्रभावित करती है और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करती है। फिर बच्चों यहाँ पे 14वां प्रश्न आता है। 14वां प्रश्न है बाजार शब्द से क्या अभिप्राय है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिए गए बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड प्रश्न है। ये सारे प्रश्न आपके कल के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उत्तर है बाजार वह स्थान है जहाँ खरीदार और विक्रेता वस्तुओं, सेवाओं या संसाधनों का क्रय विक्रय करते हैं। यह भौतिक या आभासी हो सकता है और प्रतिस्पर्धा, मांग, आपूर्ति जैसे कारकों से प्रभावित होता है। बाजार विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे थोक और खुदरा आदि। फिर 15वां प्रश्न है औसत उत्पादन से आप क्या समझते हैं। औसत उत्पादन से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है। तो औसत उत्पादन एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्ट या यहाँ पे इसको लिखेंगे एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन क्या है। कुल उत्पादन को प्रयुक्त उत्पादन इकाइयों जैसे श्रमिकों की संख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। यह प्रत्येक इकाई द्वारा किए गए औसत योगदान को दर्शाता है और उत्पादकता के विश्लेषण में महत्वपूर्ण होता है। फिर बच्चों 16वां प्रश्न है उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं। उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पे क्या था भाई औसत उत्पादन एवरेज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन फलन में अंतर भी आ जाता है कभी, तो दोनों यहाँ पे देख लेंगे। उत्पादन फलन से क्या समझते हैं। उत्पादन फलन एक आर्थिक अवधारणा है जो यह दर्शाती है कि विभिन्न उत्पादन संसाधनों जैसे श्रम पूंजी के संयोजन से किसी वस्तु या सेवा की अधिकतम मात्रा कैसे उत्पन्न होती है। यह उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्येक कारक के योगदान को मापता है। फिर बच्चों है पत्र मुद्रा के दो दोष बताइए। पत्र मुद्रा के दो दोष बताइए। तो पत्र मुद्रा के दो मुख्य दोष हैं। पहला है मूल्यह्रास। जब सरकार अधिक मुद्रा जारी करती है तो मुद्रा का मूल्य गिर जाता है जिससे महंगाई बढ़ती है। विश्वसनीयता की कमी। अगर सरकार की विश्वसनीयता घटती है तो लोगों का विश्वास मुद्रा पर कम हो जाता है और उसका इस्तेमाल घट सकता है। फिर बच्चों यहाँ पे 18वां प्रश्न है व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है। उत्तर है व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों की आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। इसके अंतर्गत विशेष व्यक्तियों, परिवार, फर्मों, उद्योगों, विशेष श्रमिक आदि का विश्लेषण किया जाता है। तो ये व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मतलब हो गया। ठीक है, 3 नंबर में। फिर बच्चों यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया जिसका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। प्रत्येक 6 मार्क्स के होते हैं। पहला प्रश्न है सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणा को समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शॉर्ट में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणा क्या है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश में एक वर्ष में जितनी अंतिम वस्तुएं, सेवाएं उत्पन्न होती हैं उनके बाजार मूल्य के जोड़ को कुल का सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश में एक वर्ष में जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त होता है उसमें कुल घिसावट तथा अप्रचलन को घटाकर जो कुल रकम शेष रहती है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अथवा शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। फिर बच्चों यहाँ 20वां प्रश्न क्या है स्टॉक और पूर्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टॉक और पूर्ति क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टॉक यानी और पूर्ति मतलब सप्लाई, दोनों आर्थिक अवधारणाएं लेकिन इनमें महत्वपूर्ण अंतर है। पहले हम स्टॉक में देखेंगे। स्टॉक क्या है तो किसी वस्तु की कुल उपलब्ध मात्रा को दर्शाता है। स्टॉक क्या करता है। स्टॉक है किसी वस्तु की कुल उपलब्ध मात्रा को दर्शाता है जो किसी विशिष्ट समय पर बाजार में या उत्पादक के पास मौजूद होती है। यह परिवर्तनीय नहीं होता और किसी भी समय स्थिर रहता है। जबकि पूर्ति क्या है तो पूर्ति को समझेंगे उस वस्तु की मात्रा को इंगित करती है जिसे उत्पादक एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित समय अवधि में बाजार में बेचने के लिए तैयार होता है। यह मूल्य लागत और अन्य आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। संक्षेप में
स्टॉक कुल उपलब्धता है, जबकि पूर्ति वह हिस्सा है जो वास्तव में बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है। फिर बच्चों आ जाइए 21वें प्रश्न पे, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के संबंध को स्थापित कीजिए। सारे प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर है। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के संबंध को स्थापित कीजिए। सीमांत उपयोगिता क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। और कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी के बीच का घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, क्या है भाई? सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच का घनिष्ठ संबंध होता है। कुल उपयोगिता किसी वस्तु की सभी उपभोगित इकाइयों से प्राप्त संतोष का कुल योग होता है, जबकि सीमांत उपयोगिता प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त अतिरिक्त संतोष को दर्शाती है। जब उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करता है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है, लेकिन सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, जिसे घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहा जाता है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच जाती है और इसके बाद गिरने लगती है। फिर बच्चों यहाँ पे 22वां प्रश्न देखेंगे, मुद्रा को परिभाषित कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? मुद्रा यानी कि मनी वह माध्यम है जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय, मूल्य मापन, भुगतान निपटान और संपत्ति संचय के लिए किया जाता है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था में लेन देन को सुगम बनाने का प्रमुख साधन है। मुद्रा में स्वीकार्यता, विभाज्यता, टिकाऊपन और स्थायित्व जैसे गुण होते हैं। परिभाषा देखेंगे तो पॉल सैमुअल्सन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे लेन देन के साधन के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। मुद्रा के प्रमुख रूपों में सिक्के, कागजी मुद्रा और डिजिटल मुद्रा शामिल हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का नियंत्रण केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है, जो उसकी आपूर्ति और स्थिरता सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय आय क्या है? चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, किसी देश में एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का धनात्मक रूप में आकलन है। यह किसी अर्थव्यवस्था की समग्र उत्पादकता और आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। परिभाषा देखेंगे पीगू के अनुसार तो राष्ट्रीय आय समाज के सभी सदस्यों द्वारा एक वर्ष में अर्जित वास्तविक आय का कुल योग है। राष्ट्रीय आय को मापने के विभिन्न तरीके हैं, जैसे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, व्यक्तिगत आय पीआई और व्यय विधि। यह आर्थिक नीति निर्माण और विकास दर को समझने के लिए महत्वपूर्ण संकेतक हैं। फिर विदेशी विनिमय दर क्या है? देखेंगे उत्तर, विदेशी विनिमय दर फॉरेन एक्सचेंज रेट वह दर होती है जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परिभाषा देखेंगे पॉल और सैमुअल्सन के अनुसार तो विदेशी विनिमय दर वह मूल्य है जिस पर एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में बदला जाता है। विनिमय दर दो प्रकार की होती है, स्थिर विनिमय दर, परिवर्तनशील विनिमय दर। तो बच्चों स्थिर विनिमय दर क्या होता है? जिसे सरकार या केंद्रीय बैंक नियंत्रित करती है। परिवर्तनशील विनिमय दर क्या होता है? जो मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है। विनिमय दर में परिवर्तन मुद्रास्फीति, ब्याज दर और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करता है। फिर बच्चों यहाँ पे देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर आपको 300 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न है उदासीन वक्र का अर्थ एवं विशेषताएं। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये है आपका, आप यहाँ पे आपके 3 लॉन्ग होंगे और तीनों 10-10 मार्क्स की, यानी 3 गुणे 10 30 नंबर का लॉन्ग प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एक सभी के उत्तर यहाँ पे दिए हैं, लास्ट वाले के दोनों के उत्तर दे दिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट थे। आप दोनों तैयार कर लीजिए। उदासीन वक्र से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उदासीन वक्र, जिसको इंडिफरेंस कर्व का अर्थ एवं विशेषताएं, तो उदासीन वक्र एक आर्थिक उपकरण है जो उपभोक्ता के विभिन्न वस्तु संयोजनों के प्रति समान संतुष्टि को दर्शाता है। इसका अर्थ यह है कि उपभोक्ता दिए गए संयोजनों में से किसी एक को चुनने में उदासीन होता है, क्योंकि सभी संयोजन उसे समान संतोष प्रदान करते हैं। परिभाषा की बात करें तो जे.आर. हिक्स के अनुसार उदासीन वक्र उन सभी संयोजनों का एक आलेखीय निरूपण है जो उपभोक्ता को समान स्तर की उपयोगिता प्रदान करते हैं। फिर बच्चों यहाँ पे उदासीन वक्र की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो पहला है डाउनवर्ड स्लोपिंग, नकारात्मक ढलान। उदासीन वक्र बाएं से दाएं
नीचे की ओर ढलान लिए होता है, क्योंकि यदि एक वस्तु की मात्रा बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मात्रा घटानी पड़ती है ताकि संतोष स्तर समान बना रहे। फिर अगला विशेषता क्या है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन अवलाव यानी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। यह वक्र मूल बिंदु की ओर अवतल होता है क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती जाती है। फिर है उदासीनता वक्रों का परस्पर ना काटना। दो उदासीन वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काट सकते क्योंकि प्रत्येक वक्र भिन्न उपयोगिता स्तर को दर्शाता है। फिर बच्चों अगला इसकी विशेषता है कि उच्च वक्र उच्च संतोष दर्शाता है। जो उदासीन वक्र मूल से दूर होता है वह अधिक संतोष का प्रतिनिधित्व करता है। फिर अगली विशेषता है मूल बिंदु को नहीं छूता है। उदासीन वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता है क्योंकि उपभोक्ता दोनों वस्तुओं का उपभोग करता है। फिर अथवा में ये आपका प्रश्न है जिसका उत्तर मैं अपने मॉडल पेपर में दे चुका हूँ। एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्रत्येक फर्म दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ ही अर्जित करती है। विस्तार से समझाइए। आप इसको अगर ऊपर वाला नहीं करना तो नीचे वाला आप टच कर सकते हैं, मतलब ये वाला भी प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी। 26वां प्रश्न का मैं पहला ही उत्तर लूंगा। केंद्रीय बैंक और उसके कार्यों को प्रभावित कीजिए। तो चलिए केंद्रीय बैंक और उसके कार्य को देखते हैं। तो केंद्रीय बैंक में कुछ परिचय देख लेते हैं। क्या है, केंद्रीय बैंक किसी देश की मौद्रिक प्रणाली का प्रमुख संस्थान होता है जो मुद्रा आपूर्ति, क्रेडिट नियंत्रण, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए कार्य करता है। यह वाणिज्यिक बैंकों का नियामक और सरकार का वित्तीय सलाहकार भी होता है। तो परिभाषा में देखेंगे, पॉल सैमुअल्सन के अनुसार केंद्रीय बैंक वह संस्थान है जो किसी देश की मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है तथा आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए नीतियां भी बनाता है। केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य तो क्या है भाई, मुद्रा निर्गमन, करेंसी इशुएंस। केंद्रीय बैंक देश की कानूनी मुद्रा जारी करता और उसकी स्थिरता सुनिश्चित करता है। फिर बच्चों है वाणिज्यिक बैंकों का नियमन, रेगुलेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। यह बैंकों को लाइसेंस देता है, उनके कार्यों की निगरानी करता है और आवश्यक आरक्षित निधि CRR SLR निर्धारित करता है। फिर तीसरा बच्चों मौद्रिक नीति का संचालन, मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। केंद्रीय बैंक ब्याज दरों, नगद आरक्षित अनुपात, बैंक दर और खुले बाजार परिचालन के माध्यम से मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित करता है। फिर चौथा प्रश्न है भाई, चौथा है सरकारी ऋण प्रबंधन। ये कार्य हैं सब, ये किसके कार्य हैं, केंद्रीय बैंक के कार्य। गवर्नमेंट डेप्ट मैनेजमेंट होता है, यह सरकार को ऋण जारी करने, बॉन्ड बिक्री और अन्य वित्तीय लेन देन में सहायता करता है। फिर विदेशीय विनिमय प्रबंधन यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, यह विदेशी मुद्रा भंडार को नियंत्रित करता है और विनिमय दर स्थिरता बनाए रखता है। फिर है आपका लेंडर ऑफ लास्ट रेसॉर्ट, यानी कि संकट के समय यह बैंकों को ऋण प्रदान करता है ताकि वित्तीय स्थिरता बनी रहे। केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर इसका ऑप्शन वाला प्रश्न है, परिवर्ती अनुपातों के नियम को सचित्र व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर मैंने नहीं लिखा है। फिर है 27वां प्रश्न है। यहाँ पे 27 में 2 ऑप्शन होंगे और दोनों ऑप्शंस के उत्तर मैं आपको यहाँ पे दूंगा। व्यावसायिक बैंक के मुख्य कार्यों को संक्षेप में लिखिए। तो जो व्यावसायिक बैंक के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, व्यावसायिक यानी कॉमर्शियल बैंक वे वित्तीय संस्थान होते हैं जो जनता से धन जमा करते हैं और उन्हें ऋण के रूप में प्रदान करते हैं। ये बैंक आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके मुख्य कार्य क्या हैं, धन जमा स्वीकार करना, बचत खाता, चालू खाता और सावधि जमा के माध्यम से जनता से धन संग्रह करना। फिर दूसरा इनका कार्य आता है ऋण प्रदान करना, प्रोवाइडिंग लोन्स, व्यापार, कृषि, उद्योग और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए ऋण प्रदान करना। फिर आता है क्रेडिट निर्माण, ये क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, बैंक जमा राशि का उपयोग कर क्रेडिट बनाते हैं जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। फिर यहाँ पे देखिए चौथा बिलों की अदायगी और संग्रह, बिल पेमेंट एंड कलेक्शन, चेक ड्राफ्ट और बिलों का भुगतान एवं संग्रह करना। फिर बच्चों आता है विदेशी विनिमय सेवाएं, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज में विदेशी मुद्रा विनिमय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। फिर छठा प्रश्न आता है सुरक्षा एवं निवेश सेवाएं, सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, ग्राहकों के लिए शेयर, बॉन्ड और अन्य निवेश सेवाएं प्रदान करना। फिर अथवा का प्रश्न है कीन्स के रोजगार सिद्धांत, अभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए इसको यहाँ पे मैंने ले लिया है। ठीक है, इसके दोनों ही उत्तर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। कीन्स के रोजगार सिद्धांत को विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो कीन्स का रोजगार सिद्धांत क्या है, जॉन मेनार्ड कीन्स ने 1936 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में रोजगार सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में कुल मांग, एग्रीगेट डिमांड, रोजगार स्तर को निर्धारित करती है। इसके मुख्य तथ्य क्या है, कुल मांग और रोजगार का संबंध। कीन्स के अनुसार कुल मांग में वृद्धि होने पर उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होती है जबकि कुल मांग में कमी से बेरोजगारी बढ़ती है। प्रभावी मांग, इफेक्टिव डिमांड,
प्रभावी मांग इक्वल टू उपभोग, कंजप्शन प्लस निवेश, इन्वेस्टमेंट। यदि प्रभावी मांग अधिक होती है तो उत्पादन और रोजगार बढ़ता है, यदि प्रभावी मांग कम होती है तो बेरोजगारी बढ़ती है। फिर बेरोजगारी का कारण है, तो कीन्स के अनुसार बेरोजगारी का मुख्य कारण कुल मांग की कमी, ना कि मजदूरी की अधिकता। यदि सरकार व्यय बढ़ाती है जैसे सार्वजनिक परियोजनाएं, तो कुल मांग में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुद्रा एवं ब्याज दर की भूमिका, निवेश दर ब्याज दर पर निर्भर करती है। यदि ब्याज दर कम होगी तो निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता, कीन्स के अनुसार सरकार को सार्वजनिक व्यय और कर नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना चाहिए। मंदी के समय सरकार को खर्च बढ़ाकर रोजगार बढ़ाने चाहिए। निष्कर्ष क्या है कि कीन्स का रोजगार सिद्धांत यह दर्शाता है कि बाजार की स्वचालित प्रक्रिया बेरोजगारी को दूर करने में सक्षम नहीं होती है। इसके लिए सरकार को नीतिगत हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि प्रभावी मांग बढ़े और पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, पूरा मैंने मॉडल पेपर यहाँ पे कराया। वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है भाई ये, इसको आप पढ़ के जरूर जाना। यहाँ से 95 प्लस मार्क्स आप स्कोर करेंगे और इसके सभी प्रश्न एग्जाम में बनने के चांसेस हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।